जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 39 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कल हम पढ़े थे प्रोविडेंट फंड। तो इसमें ये सवाल आपको होमवर्क में दिया था, एक मैंने क्वेश्चन 3B। तो उसमें लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो भाई अगर इंटरेस्ट रेट ना हो तो आपने ऐसा करना है कि फिर 1/3 ही एग्जाम्प्ट कर देना इंटरेस्ट, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा, और जब भी बेसिक सैलरी लेनी है तो बेसिक सैलरी में डीएनए अलाउंस जमा करके आपने डीएनए अलाउंस जमा करके परसेंटेज लगानी है। अच्छा यार, ये एक चीज है को खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में तो कभी भी नहीं आई। पेज 104 सुपरएनुएशन फंड, आ जाओ। पेज 104 सुपरएनुएशन फंड। ये ना प्रोविडेंट फंड की तरह ही कोई अरेंजमेंट होता है। और ये जो सुपरएनुएशन फंड है ना, ये भी प्रोविडेंट फंड की तरह इसमें कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ इंटरेस्ट होता है। ये कुछ हुकूमत के जो इदारे हैं ना, वो लोग देते हैं। वो फिर प्रोविडेंट फंड के पैसे नहीं देते, सुपरएनुएशन के दे देते हैं। ये कुछ खास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ना रूल था सुपरएनुएशन फंड। प्राइवेट में भी कभी कभी हो जाता है। सुपरएनुएशन फंड है क्या यार? उसी तरह एम्प्लॉयर पैसे डालेगा, एम्प्लॉय पैसे डालेगा, इंटरेस्ट होगा और एंड पे पैसे मिल जाएंगे। एंड पे बास्केट में पैसे मिले थे 941,000, अगर मैं दूसरे वाले न्यूमेरिकल की बात करूं जो हम कल कर रहे थे। अच्छा, अब एक सवाल है यार कि इसकी टैक्सेशन कैसे होगी। यार इसकी टैक्सेशन जो है ना, अगर ये पैसे आपके मरने के बाद आपके वुरसा को मिले तो फिर इसकी टैक्सेशन होगी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जैसी। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड ये था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी माफ है, इंटरेस्ट भी माफ है और अकोमोलेटेड बैलेंस भी माफ है। और अगर ये पैसे आप अपनी जिंदगी में निकलवा लें तो फिर ऐसी सूरत में इसकी ट्रीटमेंट होगी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जैसी। यानी जिंदगी में जब आपने पैसे निकलवाए तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सारे सालों का और इंटरेस्ट वो सारा का सारा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो सुपरएनुएशन फंड जो पॉइंट 25 में अवेलेबल है, अगर आप अपनी लाइफ में पैसे निकलवा लें तो फिर ये बन जाएगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरह, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और अगर आपकी डेथ के बाद आपके वुरसा को पैसे मिलें तो फिर ये गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जैसा बनेगा। यानी हर साल का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट भी माफ होगा और रिटायरमेंट के वक्त जो कम्युलेटेड बैलेंस मिल रहा है वो भी माफ होगा। नोट कर लो, अगर आप जिंदगी में निकलवा लेंगे तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जैसा ट्रीटमेंट होगा। और अगर आप डेथ के बाद आपके वुरसा पैसे निकलवाएंगे तो सब माफ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट भी हर साल का माफ, और जो रिटायरमेंट के वक्त बास्केट में पैसे मिलते हैं 941,000 जैसे मिले थे वो भी माफ। चलो जी बताओ 25 टैक्स ट्रीटमेंट फॉर सुपरएनुएशन फंड इज अंडर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट इज माफ एंड पेमेंट ऑफ अकोमोलेटेड बैलेंस जैसे वो 941,000 था कल, पेमेंट ऑफ अकोमोलेटेड बैलेंस ऑन डेथ ऑफ बेनिफिशियरी इज एग्जैम्प्ट। तो ये जो ए और बी सिनेरियो है ना, ये डेथ की बात करे कि अगर डेथ के बाद वुरसा को पैसे मिले तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट भी माफ, लिख लो डेथ का सिनेरियो है। और जो अकोमोलेटेड बैलेंस कितना था 941,000 जैसे, वो भी माफ है अगर डेथ के बाद वुरसा को पैसे मिले। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में जिंदगी में पैसे निकलवा लें फिर क्या होगा? वेयर एनी के लफ्ज को छोड़ो, वेयर एनी लफ्ज को छोड़ो फिलहाल, और आप पढ़ो कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज रीपेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को दे दिया। देखो ना इधर ऊपर नहीं देख रहे थे, वेयर एनी के लफ्ज को जरा छोड़ो। कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज रीपेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को हमने वापस कर दिया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। देन टैक्स ऑन दैट अमाउंट, दैट अमाउंट से क्या मुराद है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट सिर्फ। देन टैक्स ऑन दैट अमाउंट शैल बी डिडक्टेड। आगे काट दो।
चलो तो लिखा रहने दो यार, सॉरी शैल बी डिडक्टेड एट द रेट एप्लीकेबल टू द ईयर ऑफ विड्रॉल। ईयर ऑफ विड्रॉल क्या होगा? जिस साल वो पैसे आपने निकलवाए उस साल जो रेट टैक्स का लग रहा था वही रेट आपका लग जाएगा। अब जरा नजर मारो क्या कह रहा है ये। अगर बिल फर्ज कल वाला न्यूमेरिकल हमारा प्रोविडेंट फंड का ना होता, सुपरनेशन फंड का होता तो क्या करते? पता क्या करते हैं कि अगर मरने के बाद उसके बुरसा पैसे निकलवाते ना तो फिर ये सीन बनना था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला सिनेरियो होना था और सब माफ। और अगर जिंदगी में वो पैसे निकलवाना चाहता तो फिर हम पता क्या करते? फिर हम जिंदगी में अगर वो पैसे निकलवाना चाहता तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट को मत छेड़ते हर साल, लेकिन आखिरी साल में जब वो रिटायर होता तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट को उसकी सैलरी में क्या कर देते? ऐड। सुपरनेशन फंड है सेम ट्रीटमेंट। अब जरा इंग्लिश भी पढ़ लो, इंग्लिश भी कुछ बच्चों को जरा मसला टफ टाइम दे जाती है कभी कभी। वेयर एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड इंटरेस्ट इज वापस कर दिया टू एम्प्लॉय उसकी जिंदगी में, तो फिर टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर उस साल। ये इस लाइन का मतलब समझ लें, इस लाइन का मतलब भी कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हैं, तो उस पर टैक्स लग जाएगा, टैक्स डिडक्ट होगा, काटा जाएगा। यानी वो पैसे पूरे नहीं एम्प्लॉय को दिए जाते, हम टैक्स काट के ही देते हैं। तो इस पर टैक्स काटा जाएगा उस रेट पे जो कि एप्लीकेबल था उस साल जिस साल वो पैसे आपने निकलवाए और घर लेके गए। और वैसे रूल क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट माफ होता है और आपके मरने के बाद जो बुरसा को कम्युलेटेड बैलेंस मिलता है वो भी माफ होता है। लेकिन अगर आप जज्बाती बंदे हैं और जिंदगी में ही पैसे चाहते हैं तो फिर आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। चलें जी, एक हमारा पॉइंट रहता है शुरू का, बिल्कुल शुरू का। एट्टी 84 टैक्स फ्री सैलरी। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, तो इसको जरा पढ़ते हैं। भाई आमतौर पे ये होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स काटता है। यानी अगर सरासिफ की सैलरी है 1 लाख तो राइस वाले उनको 90,000 या 95,000 या 80,000 देते हैं और कहते हैं कि यार ये बाकी आपके पैसे हमने हुकूमत को जमा करवा दिए। आमतौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से, पेज 84, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स काटता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स नहीं काटता। कोई कराची का टीचर आ गया लाहौर, कॉलेज वाले ने उनको हाथों हाथ लिया, कॉलेज वाले ने कहा मोस्ट वेलकम, आप आए आए बैठे। अब उस टीचर ने कहा जी मेरी तो तनख्वाह ₹1,00,000 मैं लूंगा। कॉलेज वालों ने कहा लाख आपकी तनख्वाह है, आपको हम दिया करेंगे 90,000 क्योंकि 10,000 हुकूमत को भी जमा। उसने कहा भाई छोड़ो चुप, मुझे पूरा लाख चाहिए, मैं नहीं सुनता। अब कॉलेज वालों को ना ऐसे टीचर के लिए अपनी जेब से फिर टैक्स जमा कराना पड़ेगा हुकूमत के खजाने में, क्योंकि वो एम्प्लॉय कह रहा है मुझे पूरे पैसे दे। तो इस सिनेरियो को अब हम पढ़ने लगे, तो लेट्स स्टार्ट। नोट, रिक्वायरमेंट इन ऑल क्वेश्चंस इज टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। सारे क्वेश्चन जो आगे आ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट है टैक्स लायबिलिटी निकालना। मिस्टर ए ने आपको ये डेटा प्रोवाइड किया है, उसकी बेसिक सैलरी है 3,40,000 पर मंथ और उसका हाउस रेंट अलाउंस है 1,30,000 पर मंथ। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बर्दाश्त बाय एम्प्लॉयर। ये इसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। टैक्स ऑन सैलरी उसने जमा नहीं कराना, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। इसका ट्रीटमेंट पढ़ लो। वेयर एनी एम्प्लॉयर agrees to pay the tax on employee salary, where any employer agrees to pay tax on employee salary, the employee salary shall be बढ़ा, employee salary बढ़ा दो, by the tax payable by employer। जो टैक्स एम्प्लॉयर देने को तैयार है उससे उसकी सैलरी बढ़ा दो। अब कैलकुलेशन कैसे होगी तो वो सोचने की जरूरत नहीं है, कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये भी एक बेनिफिट है, जैसे वो कहते हैं ना घर ले लो गाड़ी ले लो, तो ये भी एक बेनिफिट है कि तुम्हारा टैक्स मैं पे कर देता हूं। वो अब देखो ना कैसे। आंसर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी,
बेसिक सैलरी 3,40,000 पर मंथ जी, मल्टीप्लाई करें 12 से। 408000 हाउस रेंट अलाउंस 13,000 है या 1,30,000 है? 1,30,000 इंटू 12 जी 1,56,000। चलें जी, इधर आ जाए। बेसिक सैलरी है 3,40,000, हाउस रेंट अलाउंस है 130,000। तो एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुम्हारी सैलरी पे टैक्स देने को तैयार हूं। अब हम तीसरी लाइन डालेंगे जिसका नाम होगा क्या, टैक्स बेनिफिट। लेकिन ये ना आपने वर्किंग से निकालना है, वर्किंग 1 टैक्स बेनिफिट जो एम्प्लॉय को मिल रहा है। चलो जी, चैप्टर 4 निकालो, इधर ही रखो, चैप्टर 4 निकालो। अब बार बार जाना है चैप्टर 4 में। जो लोग टेबल नहीं निकालते आज वो भी जरा टेबल निकाल ही लें। पेज नंबर 31। बताओ जी कितनी इनकम है? यहां तक सब टोटल करवा दो ना, यहां तक सब टोटल 564000 टैक्स बेनिफिट वर्किंग 1 जी। सैलरी इनकम बोलो 56,40,000 उसने कमाया, 5640,000 उसने कमाया, 5.6 मिलियन। इस पे टैक्स बताओ कितना बना? खाली सैलरी कमा रहा है तो टेबल 2 लगेगा। सीरियल 7 जी बोले 5640,000 ये 5640,000 670,000 प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन जी बोलो 670,000 हाँ जी प्लस 22.5% ऑफ 640,000 हाँ जी बोलो 814,000 814,000 56,40,000 की सैलरी पे इसका टैक्स बन गया 814,000। 56 लाख पे 8 लाख टैक्स, इस तरह समझ लो 56 लाख पे 8 लाख टैक्स बन गया। ये जो 56 लाख पे 8 लाख टैक्स है ये, अच्छा यहां तक नोट करो पहले, इसमें ना नीचे 4-5 लाइनें छोड़ देना इधर, फिर वर्किंग 1 करना। वेबसाइट पे तो वही हाँ तो वेबसाइट से जो देखेंगे कि कितने मिनट से कितने मिनट में पुराना क्लिप चला। हाँ तो कितने मिनट तक थोड़ा कम ज़्यादा है वॉइस कॉपी हो गया। अच्छा जी 56 लाख पर टैक्स इसका बन रहा है 8 लाख तकरीबन। एम्प्लॉयर ने कहा मैं 56 लाख पे 8 लाख देने को तैयार हूं, तो परेशान ना हो, तेरा 56 लाख की इनकम है उस पे 8 लाख टैक्स बनता है, मैं देने को तैयार हूं। तो कमिश्नर ने कहा 56 लाख पे 8 लाख तू टैक्स दे रहे,
तो उसने कहा हाँ, एम्प्लॉयर ने कहा हाँ मैं दे रहा हूं। कहते फिर इसकी सैलरी 56 लाख तो नहीं है, फिर इसकी सैलरी 56 लाख तो नहीं है। तू कैसे कह रहा है इसकी सैलरी बेसिक सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस मिला के है? इसकी सैलरी तो 56 लाख नहीं है, अब गेम ऑन होने लगी है। इसकी सैलरी तो 56 लाख नहीं है। ये तो स्टेप 1 था। स्टेप 2 कहा इसकी सैलरी 56 लाख नहीं है, सोल्यूशन मत देखो। कमिश्नर ने कहा इसकी सैलरी रिवाइज करो, सैलरी इनकम रिवाइज करो इसकी सैलरी इनकम। जी इसकी कितनी सैलरी है? कहते हैं 56,40,000 तो तू उसको दे रहे बेसिक सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस। इसके अलावा तो उसे 8,14,000 जो उसने देना था वो भी तू ही दे रहा है। सिक्स फोर कैलकुलेटर हाथों में नहीं होंगे, कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आनी। 6,4 कमिश्नर का इसकी तो सैलरी 64 लाख है, 56 लाख नहीं है, 56 लाख नहीं है, 64 लाख है। अब एम्प्लॉयर ने कहा हाँ यार है तो ऐसा ही। कहता है इस पे टैक्स दे, तू इस पे टैक्स दे। फिर अभी करते जाओ मेरे साथ, फिर आगे देखते हैं बनता क्या है। चलो जी अब ये चेक करो यार, ये कहां नजर आ रहा है? 6,454,000 सीरियल 7 में 670,000 प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन प्लस 25% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1,454,000 जी 997150। अब एम्प्लॉयर ने कहा ये इसका टैक्स बन रहा है 9,97,000 मैं देने को तैयार हूं। उसने कहा ये तू देने को तैयार है, यानी 9,97,000 भी तू देने को तैयार है। इसका मतलब है तू इसको 5,640 नहीं दे रहा सिर्फ, तू इसको ये वाला फायदा भी दे रहा है। चल ये तो फिर खत्म नहीं होगा, इसको कहते हैं सर्कुलर रेफरेंस। घूम जा, घूम गया, चलते रहो, हमें क्या मसला है, हमें कौन सी टाइम की कैद है, अभी है 3-4 महीने पेपरों में। सैलरी इनकम रिवाइज करो इसकी, सैलरी इनकम रिवाइज करो इसकी। अभी मैं सारा रिवाइज कराऊंगा, बस अभी चलते हैं देखते हैं हो क्या रहा है। 5,640,000 तो इसको बेसिक सैलरी और हाउस एंड अलाउंस की मद में दे रहे हैं, तो ऐसा कर तू इसको एक और बेनिफिट भी दे रहे हैं 9,97,150। बोले क्या आ गया? 56,40,000 मैंने वही वाला पकड़ा और इसमें नया वाला बेनिफिट ऐड कर दिया 6,637,150। चलें जी इस पे टैक्स निकालें उसी स्लैब में 6,637,150 670,000 प्लस 25% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन से ज्यादा देखनी है तो वो बन जाएगी 1,637,150। जी बोलो 1038 जरा यहां तक थोड़ा नोट कर लो, फिर मैं जरा बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा जी अब इस बात को आपने समझना है। असल में कहानी कुछ ऐसे है कि 56 लाख पर 8 लाख टैक्स था, वो एम्प्लॉयर देने को तैयार हो गया। अब जब एम्प्लॉयर देने को तैयार हुआ ना वो टैक्स, तो लॉ मेकर ने कहा तुम उसे बेसिक सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस नहीं दे रहे, तुम तो उसे टैक्स बेनिफिट भी दे रहे हो, ये बेनिफिट ऐड करो। तो उसकी सैलरी इनकम रिवाइज हो गई, रिवाइज होने की वजह से उसका नया टैक्स ये बना। अच्छा ये जो टैक्स है ना, जरा ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस लो कैलकुलेटर पे, ऐसे ही जरा इन दोनों का डिफरेंस लो, पुराने टैक्स का और नए टैक्स का।
150 183,150 घर में लेंगे कैलकुलेटर पे डिफरेंस दोनों का 183। ये जो 1,83,000 टैक्स है ना, ये असल में इस 814 के एक्स्ट्रा की वजह से है। 8,14,000 पे कोई 1,83,000 जो टैक्स अभी आपने निकाला है ना, ये इस 814 की टॉपिंग हुई है। जब तक 814 की टॉपिंग नहीं थी तब तक 56 लाख पे आ रहा था 8 लाख। जब 814 की टॉपिंग हुई तो टैक्स बढ़ा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा कि 8 लाख से 16 लाख पे चला जाता। वो 8 लाख से 9-10 लाख के करीब गया, बस इस टॉपिंग की वजह से बढ़ा। तो जरा बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था? इन दोनों का डिफरेंस 150 ये फिगर निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने अपने समय के लिए लिखी है। इंपैक्ट टैक्स पे कितना पड़ा, कितना टैक्स बढ़ गया इस वजह से। तो इनकम बढ़ी बोलो 814 से। देखो ना इधर, इधर इनकम कितने से बढ़ी? हाँ इस तरह समझ आएगा आपको। इनकम कितने से बढ़ी तो टैक्स कितने से बढ़ा? समझ आ गया बात? अच्छा आगे चलो। अगले साल पता क्या होगा? अगले साल 183 इतना ज्यादा नहीं बनेगा। अगले साल 183 का टैक्स इंपैक्ट आएगा। सिर्फ लॉजिकली सोचो कि 56 40 जमा 8 14 पे तो टैक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इधर मैंने क्या किया, 56 40 जमा 997150, इन दोनों का डिफरेंस 8 14 और 997150 का, वो यही है 183,150। तो असल में अब इस कैलकुलेशन में 183,150 के ऊपर हम एक्स्ट्रा टैक्स निकालने लगे हैं। इन दोनों का डिफरेंस 183,150 होगा, 183,150 पे एक्स्ट्रा टैक्स निकालने लगे हैं। अब जरा मुझे बता दो इसका और इसका डिफरेंस 4120। ये क्या हुआ? टैक्स सिर्फ 41,000 रुपए से बढ़ा है। क्या वजह बनी है? टैक्स सिर्फ 41,000 से बढ़ा है इसलिए कि हम 8,14,000 पे निकाल चुके थे पहले ही। तो अब तो हमने जब 997 पे टैक्स निकाला तो असल में एक्स्ट्रा तो हम 183 पे ही निकाल रहे हैं टैक्स। तो अब 41,000 का इंपैक्ट आया आगे। अब इसको पता है आगे करते क्या है? स्टेप 4 स्टेप 5। एक बच्चा तो बड़ा जज्बाती हुआ एक दफा, बहुत पुरानी बात है, वो तो स्टेप 10 तक ले गया घर में कि किसी तरह मेरा ये वाला इंपैक्ट 0 हो जाए। लेकिन स्टेप 10 11 पे भी जाके उसे पता चला ये वाला इंपैक्ट उसका 5-6 रुपए फिर भी बचता है, क्योंकि ये इंपैक्ट आप करते रहे कैलकुलेशन, कभी ना कभी खत्म होगा, कभी ना कभी खत्म जरूर होगा। चाहे रुपीज में चला जाए, 2-3 रुपए 4 रुपए पे चला जाए, लेकिन कभी ना कभी खत्म होना चाहिए। लेकिन आई के अपनी किताब में भी लिखा हुआ है और हम भी इसी तरह करते हैं, स्टेप 3 पे कैलकुलेशन रोक देते हैं। बस यार बहुत बहुत हो गया, और कितना आगे जाएं, अब क्या करें, पेपर में यही सवाल करना है सिर्फ। प्रैक्टिकली ये कैलकुलेशन आगे जानी चाहिए। स्टेप 4 भी करें, स्टेप 5 भी करें, स्टेप 6 भी करें, बार बार इस कैलकुलेशन को आप करें। लेकिन हम यहां पे रोक दिया करेंगे इस कैलकुलेशन को और हम आगे मूव किया करेंगे। अच्छा एक चीज जो लॉजिकली कुछ बच्चों को समझ आती है वो भी जरा याद रखना, वो ये जरा ये सारी बात पहले दोबारा सुन लो मेरे से। 56 लाख पे कितना टैक्स था? 8 लाख। तो 56 में टॉपिंग की 8 लाख की, कि तुम तो इसे बेसिक सैलरी हाउस रेंट अलाउंस नहीं दे रहे, तुम तो उसे टैक्स बेनिफिट भी दे रहे हो। तो जब टॉपिंग डाली तो टैक्स बढ़ा तो सही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। 8,14,000 डबल नहीं हो गया, सिर्फ 1,83,000 से टैक्स बढ़ा। अब असल में कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, वो इसमें फिर 183 ऐड करके यहां लिख देते हैं, वो भी सही है। कैलकुलेटर पकड़ो, 645400 645400, इसमें सिर्फ 183,150 ऐड करो, 183,150, यही जवाब आ रहा है ना, 663,7,150। दोबारा देखो, 645400 इज रिवाइज्ड। चलो ऐसे समझ लो, 645400 इज रिवाइज्ड। हम रिवाइज से रिवाइज्ड की तरफ जाने लगे हैं। तो रिवाइज इसमें अब एम्प्लॉयर बेनिफिट उसे कितना दे रहे हैं? याद रखना, एम्प्लॉयर उसे 8,14,000 का बेनिफिट नहीं दे रहा होगा, वो तो पहले ही उसने दे दिया है। एम्प्लॉयर अब उसे 8,14,000 की बजाय सिर्फ 183 का बेनिफिट देगा। तो इसमें जरा 183,150 ऐड करो, क्या जवाब आया? 663,7,150। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो 56 लाख में ये वाला ऐड कर दो, मेरे ख्याल से ये आसान तरीका है, या फिर इसमें ये ऐड कर दो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो जाएगा और पेपर में फिर भूलने का भी चांस है। मेरे ख्याल से यार क्लोज करते हैं बात को, और कुछ ऐसी एक बात कर देते हैं कि पेपर में ना जरा कैलकुलेशन हमारे से आउट ना हो, काबू में आ जाए। पेपर में क्या करना है, स्टेप वाइज सुन लो। लॉजिक्स तो चीजों की अब कभी भूल भी जाती है बंदे को, लेकिन स्टेप्स याद रह जाती हैं। आपने टैक्स बेनिफिट नहीं निकाला करना, यहां पे आपने उसको वर्किंग में निकाला करना है।
वर्किंग में जाके आपने 3 स्टेप वर्किंग करनी है। दिल चाहे 4-5 भी कर लें, मेरा नहीं ख्याल मेरा नंबर काटेगा, लेकिन टाइम सेव करें, बस 3 स्टेप वर्किंग करें। होगा क्या, आप 56 लाख इसकी सैलरी है, एम्प्लॉयर कहता है, अब मेरी बातें गौर से सुननी है, एम्प्लॉयर कहता है मैं 8,14,000 पे टैक्स देता हूँ, परेशान ना हो। कमिश्नर ने कहा सॉरी 8,14,000 का टैक्स, 56 लाख इसकी सैलरी है, तो एम्प्लॉयर ने कहा 8,14,000 मैं देता हूँ। तो कमिश्नर ने कहा इसका मतलब है तू उसे बेसिक सैलरी हाउस एंड लॉस नहीं दे रहा, तू उसे एक बेनिफिट भी दे रहा है, ऐड कर। तो नेचुरली एक रेफरेंस, अब सर्कल चल पड़ेगा, जब ये ऐड करेगा तो इसकी इनकम बढ़ जाएगी बेचारे की, जब इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ जाएगा, और एम्प्लॉयर मुंह से कह चुका है सारा तेरा टैक्स मैं ही दिया करूंगा। अब इसमें तकरीबन 1,83,000 की इंक्रीज आई, तो 1,83,000 का इंपैक्ट अब असल में आपने ऐड करना है, लेकिन वो ऐड करने का आसान तरीका पता है क्या, क्या वही बेसिक सैलरी जमा हाउस एंड अलाउंस पकड़ो और उसमें डायरेक्ट ये फिगर कर दो। तो ये अगर आप करना चाहते हो तो ये जरूर कर लो, याद रखने के लिए कि ये फिगर यहां आया करेगी। किताब पे कर लो, अपने रजिस्टर पे ना करो, रजिस्टर तो आगे पीछे हो जाएगा, किताब पे कर लो, तो ये फिगर यहां आ जाया करेगी, और चल आपने कैलकुलेशन चलाई रखनी है। जी 56,40,000 में कितनी टॉपिंग ऐड करें, 814 की, तो ओवरऑल टैक्स डबल नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा, 997150 हो गया। अब ये कौन देने को तैयार है, तो फिर लॉ मेकर क्या कहेगा कि तू ये बेसिक सैलरी हाउस एंड अलाउंस नहीं दे रहा, तो उसे टैक्स भी दे रहा है, उसका ऐड कर इसकी, ये रिवाइज इनकम बन जाएगी, री रिवाइज नाम रख दो बेशक, और फिर इसका टैक्स निकल आएगा। इस टैक्स को अब आप उधर ले जाए, ये बेनिफिट कितना 1038 क्यों बोल रहे हैं, 1 के बाद कॉम है ना, 1038,359। चलें, यही इसकी टैक्सेबल इनकम है, यही इसकी टैक्सेबल इनकम है, बोले डबल 6678। अब इसका टैक्स तो निकाल दो यार, ये ना भूल जाना आप चैप्टर 4 में जाओ, इसका टैक्स तो निकाल दो बेचारे का, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट ना भूल जाए। हाँ भाई आजा, जी 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 सर आ गया, क्या करना है, टैक्स निकालना है इसका, चैप्टर 4 में जाओ। किस सीरियल में गिरा है, उसी में 6678, 6,70,000 जमा 22%, 6,70,000 जमा 22 यार, ये 25% क्यों कर रहे थे इधर हम, कैलकुलेटर पे आपको 22.5 ही कर रहे थे शायद, इधर ही जरा देखना था, ऐसे बच्चे परेशान हो रहे होंगे। 22.5%, कुछ की सुई वहीं अड़ी होगी और उनको शायद ये फिर बात भी समझ ना आ रही हो उस पर। अच्छा जी, लेकिन उन्होंने कैलकुलेटर अगर पकड़ा हुआ था तो उनको पता चल रहा होगा 22.5 ही लग रहा है। अच्छा जी, 22.5% ऑफ 377 631, हाँ सही कह रहे हो, 1678359। जी बताओ, 1047 अच्छा यार, अब एक काम करना है जो आपके लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है, ये मैं ब्लू मार्कर से करने लगा हूं। ये टैक्स 10,47,000 इसने नहीं देना, प्लीज, ये टैक्स एम्प्लॉय ने नहीं देना। तो एम्प्लॉय को खुशी की खबर सुना कि पेबल टू गवर्नमेंट तेरा 0 है, एम्प्लॉय को खुशी की खबर सुना, ब्लू मार्कर से मैं कुछ करने लगा हूं, एम्प्लॉय को खुशी की खबर सुनाओ, लेस टैक्स ऑलरेडी पेड बाय, बोलो ऑलरेडी पेड बाय एम्प्लॉयर। और यार मजे कर, तेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स देने की जिम्मेदारी उठा ली हुई है, टैक्स ऑलरेडी पेड बाय एम्प्लॉयर। जी कितना, यही वाला उठाना है, यही वाला वो जो स्टेप 3 वाला, एग्जैक्ट ये वाली फिगर ना यहां ले आनी है, 1038,359। इन द एंड बताओ पेएबल टू गवर्नमेंट कितना आ रहा है, पेएबल टू गवर्नमेंट कितना आ रहा है, 9,272। एम्प्लॉय ने कहा यार तुम लोगों ने पागल बनाया है मुझे, मैं क्यों 9,272 दूं, ये तो मेरे एम्प्लॉयर ने देना था, तुम लोग कह रहे हो मैं दूं। भाई ये 0 आना चाहिए था, मैं मानता हूं, स्टार, इट शुड बी 0, ये 0 आना चाहिए, पेएबल टू गवर्नमेंट 0 आना चाहिए, एम्प्लॉय के कंधों पे प्लीज बोझ ना डालें, इट शुड बी ₹0, ये ₹0 आना चाहिए। बट वी हैव स्टॉप्ड कैलकुलेशन एट स्टेप 3, इसलिए 0 नहीं आ रहा। अगर आप स्टेप 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चले जाओ घर में,
चलो कुछ 4-5 स्टेप बढ़ा लेना, 4, 5, 6 कर लेना, वैसे टाइम जाया होगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4, 5, 6 या 7 स्टेप तक भी जाओगे ना तो मेरे ख्याल से ये जवाब कोई 200-300 में आ जाएगा, या हो सकता है अगर आप स्टेप 10, 11 तक चले जाओ तो फिर ये जवाब 2-3 रुपए में आएगा। तो पेएबल टू गवर्नमेंट होना नहीं चाहिए क्योंकि बेचारे ने पे नहीं करना। तो इट शुड बी ₹0, बट वी हैव स्टॉप्ड वर्किंग एट स्टेप 3, तो इस वजह से फिर ये 0 नहीं आ रहा, उसे हमें चलते रहना देना चाहिए था। ये लिखा हुआ है बुक में, ये लिखा हुआ है बुक में, पिछले सफे पे लिखा हुआ है, नहीं अगले सफे पे। आइडियली इट शुड बी 0, बट वी हैव स्टॉप्ड कैलकुलेशन एट स्टेप 3, सो इट इज नॉट 0। ये पेपर में नोट डालने की जरूरत नहीं होगी, ये नोट लिख लो, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होगी, एग्जामिनर को पता है ये आप किस वजह से हुआ है। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होगी, उसने भी अपने जमाने में इसी तरह का नोट बनाना डालना सीखा होगा, ये नोट जरूरी नहीं देना। इस कैलकुलेशन में बाय डिफॉल्ट लफ्ज बोलते हो ना आप लोग, इस कैलकुलेशन में बाय डिफॉल्ट ये मसला है, ये जवाब 0 आना चाहिए लेकिन आता नहीं है, टाइम लिमिटेशन है ना हमारी, वरना बहुत टाइम लग जाएगा, यही सवाल पेपर में करते रहेंगे। अच्छा ऐसा सारा करना कब है? जब ये लाइन लिखी हो पेपर में, टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। सैलरी पे टैक्स कौन देने को तैयार है? एम्प्लॉयर देने को तैयार है। तो दोबारा बता दो सारा तरीका, 5640 इधर आएगा, इसको इधर ले जाओगे, इस पे क्या निकालोगे, इस टैक्स को इधर लिख दोगे, फिर दोबारा टैक्स निकालोगे, फिर इस टैक्स को इधर लिख दोगे। अब तो मेरे ख्याल से बात पक्की होगी, इस टैक्स को इधर लिख दो। ये जो टैक्स आएगा ना ये अब एम्प्लॉयर देने को तैयार है, ये देने को तैयार है। एम्प्लॉयर ने कहा ये मेरी तरफ से, तो लॉ में करने का ये बेनिफिट है जो आप एम्प्लॉय को देने हैं, सैलरी में ऐड करें। ये टैक्सेबल इनकम निकला है, ये टैक्स निकला है चैप्टर 4 में जाके। फिर एंड पे जरा एरो ऐसे खींच लो, एंड पे ये लेस करना है। एरो कैसे खींचोगे? बुक पे तो अगले सफे पे है, रजिस्टर पे खींच सकते हो। हो ये भी मिट गया। अच्छा जी चलें जी आगे चलते हैं। चलो जी क्वेश्चन 2, छू रिवीजन। मिस्टर ए प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा, बेसिक सैलरी 3,40,000 पर मंथ, ओए ये तो वही सैलरी है। हाउस एंड अलाउंस 1,30,000 पर मंथ, ये वही हाउस एंड अलाउंस है। कैपिटल गेन 6 लाख। अच्छा कैपिटल गेन तो इसकी कुछ जाती इनकम होगी ना, ये तो सैलरी का डेटा नहीं है ना, ये तो एम्प्लॉयर से मिल रहे होंगे बेसिक सैलरी, हाउस एंड अलाउंस। कैपिटल गेन तो इसकी कुछ ज्वेलरी वगैरह या कोई प्राइवेट कंपनी के शेयर्स वगैरह बेचे होंगे। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी, टैक्स ऑन कैपिटल गेन इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। नहीं, एम्प्लॉयर इतने नहीं अच्छे होते कि आपकी कैपिटल गेनों पे टैक्स देते रहे, वो तो सिर्फ किस पे टैक्स देंगे? आपकी सैलरी पे, बोलो सैलरी पे टैक्स, सैलरी इनकम पे आपके टैक्स देंगे एम्प्लॉयर। तो लो जी आंसर नंबर 2। बेसिक सैलरी कितनी थी इसकी? 340, मैंने सेम रखी हुई है। हाउस एंड अलाउंस 130, 5640,000। तो यहां पे क्या लिखूं? टैक्स बेनिफिट वर्किंग वन, वर्किंग वन में आ गए। वर्किंग वन में चल डेटा सेम रखा है ना मैंने ताकि जरा जल्दी सवाल दोनों हो जाए। 1038,359, बोलो टोटल करो। 6678 ये सिर्फ इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, रेड मार्कर। ये अभी किसकी कौन सी इनकम निकली है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दोबारा मैं लिख देता हूं, वैसे तो ये लिखा हुआ ऊपर मैंने, ये इसकी सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी है। अब मैं लिखूंगा इसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम कैपिटल गेन बोलो कितनी है? 6 लाख। अब आ गई इसकी टैक्सेबल इनकम। अगर आपको वो ज़कात सिकात का शौक है रिवीजन का तो टोटल इनकम लिख दो। 7 लेस ज़कात, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, डिडक्टेबल अलाउंसेस, डिडक्शन वो सेकंड शेड्यूल वाली डोनेशंस। जिनसे मैं बात कर रहा हूं उनको समझ आ रही है कि क्या बातें हो रही हैं। टैक्सेबल इनकम 7278359। अच्छा यार आप मुझे बताओ कि 75% वाला रूल आप लगा के चेक कर लें। हाँ अब तो चेक करना चाहिए ना, तो कैपिटल गेन भी आ गई है। पहले क्यों मैं डायरेक्ट टेबल 2 पे चला गया था। अब जरा लगा के ट्राई करते हैं। इस पे 75% लगाओ, कितना आ रहा है?
54769 इसको कंपेयर करो सैलरी इनकम से। किससे कंपेयर करोगे? ओए किससे कंपेयर करोगे? नहीं, किससे कंपेयर करोगे? ये इससे। तो इसके साथ जरा लिख लो, बुक में ही लिख लो बेशक, ये कम है, वो ज्यादा है। ज्यादा है ना? ज्यादा है। इससे कंपेयर करना, ये गलती से ना इससे 5640 से कंपेयर ना कर लेना, ये ज्यादा है। अब बोलो क्या करें? टेबल टू टेक्स्ट निकालो। 7278,359। हाँ 70 लगेगा। 670 प्लस 22.5% प्लस 22% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2278,359 जी बोलो। 1182,631। अच्छा कुछ करें या बस ये 11,82,631 टैक्स हुकूमत को दे आए? भेजे ना इसे, जा यार 11,82,000 हुकूमत को देगा, भेज दें इसे 11,82,000 हुकूमत को दे आए। नहीं 10,38,000 तो एम्प्लॉयर देने को तैयार है। तो वो जो बात की थी ना वो याद रखना। अब इसको दोबारा लेस करेंगे। लेस क्या? टैक्स बोलो आगे। ऑलरेडी डिडक्टेड नहीं, काटेगा नहीं इसकी सैलरी से, इसको पूरी तनख्वाह देगा। ऑलरेडी पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन एम्प्लॉय बिहाफ, एम्प्लॉय के लिए कितना? 144। आइडियली इट शुड बी ओ यार मारना है तुम्हें डस्टर पकड़ के। आइडियली इट शुड बी जीरो कहां से आ गया? ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो कभी भी नहीं आएगा। असल में तो कैपिटल गेन का टैक्स भी बन रहा है ना, वो भी दे रहा होगा ये। इधर देख लो किताब में कोई नोट वगैरह नहीं डाला हुआ स्टार डाल के कि आइडियली इट शुड बी जीरो, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जरा कर लो, ये लाइन खींच के ना यहां से यहां तक। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं यार कि इसको पकड़ के ना, देखो इसको पकड़ के इससे दो एरो निकालते हैं। क्या ये ऐड भी होना है यहां पे और ये लेस भी होना है यहां पे। ये भी जरा अच्छा तरीका याद करने का। प्रेजेंटेशन है, जैसे भी याद रह जाए, भूलनी नहीं चाहिए बस। ये टैक्स पहले आपने सैलरी में क्या करना है? ऐड करना है, फिर एंड पे इसलिए लेस कर देने के ये तो हुकूमत तक पहुंच चुका है। स्टेप 3 की आखिरी फिगर यूज करनी है सारी, स्टेप 3 की लास्ट फिगर। यार कोई और हेड मिक्स हो जाए ना तो एक रूल याद रखना, बहुत बड़ा रूल आपको ना खामोशी से मैं पढ़ा गया हूं, आपको फील भी नहीं हुआ। बहुत से लोगों को शायद हो गया हो, 50% लोगों को, लेकिन बहुत से लोगों को फील ना हो। एक बहुत बड़ा रूल आपको मैं पढ़ा गया हूं बीच में। क्या? जब ये वाली कैलकुलेशन करनी है ना तो हमेशा टेबल 2 यूज करना है, क्योंकि एम्प्लॉयर को नहीं पता होता उसने कैपिटल गेन इनकम भी कमानी है। लेकिन जब ये वाली कैलकुलेशन करनी है तो मे बी टेबल 1 मे बी 2। तो ये अगर आप लिख लो ना जहां मैंने लिखा है तो कमाल ही हो जाएगा। जहां जहां मैंने लिखा है रेड मार्कर से, ऑलवेज टेबल 2 इधर लिखो, इधर इधर वर्किंग ढूंढो किताब में। या तो नीचे क्वेश्चन 2 पे मैं लिखवा रहा हूं, तो 1 पे मुझे लग रहा है लिखी जा रहा है। क्वेश्चन 2 चल रहा है ना वो हमारा। चलो मैं किताब पे लिखता हूं यार, छोड़े करे, किताब पे लिख के बता देता हूं। अब पेन नहीं मिलना, किधर है भाई बच्चा? बगल में डंडोरा शहर में, नीचे गिर गया। पॉज करो यार, ढूंढे। मिल गया, डस्टर की आगोश में छुपा हुआ था। ओके चलो जी। हाँ यार मैं ये करवा रहा था यहां पे, वर्किंग के आगे ऑलवेज टेबल 2, ये पेज 85 का मिड, और इधर लिखा तो इधर टेबल 2 है,
वो तो इस वजह से लिखा है कि अप्लाई वो करना था, लेकिन इस लाइन को काटते हैं ताकि कॉन्सेप्ट याद रहे। मे बी टेबल 1 और 2 कैसे डिसाइड होगा? इसका लेंगे 75%, तो सैलरी इससे ज्यादा आ जाएगी, लिखना है तो लिख लो अभिषेक। और अगर सैलरी कम आती तो टेबल 1। ऐसा पिछले सवाल में क्यों नहीं सोचना पड़ा था? क्योंकि वहां से सैलरी थी। इसी कैसे बंद होगा? उठना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क में है, पेज 85। होमवर्क कहते हो होमवर्क कहते हो? होमवर्क अच्छा चलो ठीक है। ये सवाल पढ़ो जरा, तीसरा। कुछ समझ आ रही है क्या चाह रहे तीसरा सवाल? तीसरा सवाल पढ़ो जरा। क्या है तीसरे सवाल में? एम्प्लॉयर कहता है यार वो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 मुझे कोई नहीं आते, और ना मैं इतना सखी हूं कि जब कभी लॉ मेकर कहेगा ये 8,14,000 ऐड कर दे तो फिर 9,997 देने को मैं तैयार हो जाऊं, फिर वो कहे ये ऐड कर दे तो मैं 10 लाख देने को तैयार हो जाऊं। इतना सखी सुखी मैं कोई नहीं हूं। बस मुकमुका करते हैं, 500 रुपए तेरा टैक्स मैं दे दूंगा, बाकी तो खुद ही देंगे, बस खत्म बात। मुझे इन चक्रों में ना डाल, टैक्स मैं तेरा दूं, मैं तेरा 500 रुपए टैक्स दे देता हूं। चलें जी सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे होगा यार? ये 40,000 इधर आ जाएगा, 40,000 जरा 12, ठीक है, 30,000 जरा 12, 3,60,000। यहां पे वैसे सब टोटल की जरूरत नहीं है, करने तो कर लें 840। टैक्स बेनिफिट की इधर लिखें नो वर्किंग रिक्वायर्ड, नो 3 स्टेप वर्किंग रिक्वायर्ड, नो 3 स्टेप वर्किंग रिक्वायर्ड। 3 स्टेप वर्किंग नहीं चाहिए आपको यार। What you are supposed to do simply add it 500 बस। ये 840 500 बन गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अगले समय पे देखो, इस पर टैक्स निकाल लो बस। वो टेबल 2 ही लगेगा ना, इस पर तो खाली सैलरी है। तो 5% मैंने कैसे लिया ये देख लो। कुछ बच्चे ये भी होते हैं 5% कहां से आ गया, 5% कहां का रेट है? भाई मैंने कोई अपने से नहीं बनाया, टेबल 2 में देख लें। 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, ये 12,025। इसमें से वो 500 दोबारा माइनस करना याद रखना। लेकिन देयर इज नो वर्किंग्स, इधर भी मैंने लिख लिया सवाल में, नो वर्किंग। वर्किंग नहीं करनी पड़ी मुझे। एक काम कर लिए, देखो बिल्कुल सीधी लाइन खींचूंगा मैं। ये आप खींच सकते हो सीधी लाइन? क्यों नहीं खींच सकते? किताब में सफा ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे है जी। मेरे तो सफा ऊपर नहीं चाहिए। ये 500 से ड्रॉ करके लाइन नीचे ले आए 500 तक। जरा पढ़ लें यार, लॉ क्या कहता था। ये पेंडिंग तो खत्म करो यार, टेंशन खत्म हो। टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉय, where an employer agrees to pay the tax on employee's salary, the employee's salary income shall be बढ़ा by the tax payable by the employer। जो एम्प्लॉयर उसका टैक्स देने को तैयार है उतने से आप बढ़ा लेंगे, ठीक है जी। चलें भाई आगे ढूंढते जाएं, एक पेंडिंग हो रहा है। ये नहीं, ये वाला तो हो गया है। ये हाँ 92 का। हाँ यार मे भी अल्लाह भला करे, कभी पेपर में आया नहीं है। कुछ ना बड़े रिमोट एरियाज थे, गांव देहात वगैरह और वो इलाके, वहां पे ना हुकूमत अपने एम्प्लॉयज को कहती थी कि यार या पैसे ले लो या घर ले लो। लेकिन जो पैसे देते थे ना उधर, वो बेसिक सैलरी का 30% देते थे, हुकूमत ज्यादा पैसे नहीं देती थी। तो ऐसी सूरत में लॉ में करने का, अगर कोई हुकूमत का ऐसा एम्प्लॉय है ना जिसको हुकूमत ने मुंह से कहा है
या पैसे ले लो या घर ले लो, और हुकूमत ने मुंह से बोला कि पैसे हम तुम्हें 30% ही अलाउंस दे सकते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आप ऐसा करो कि 45% ऑफ बेसिक सैलरी की बजाय इधर भी 30% ही ले लो, यानी 45% वाला रूल उसके लिए रिलैक्स कर दो और 30% कर दो। प्रैक्टिकली अब ये दोनों अमाउंट्स बराबर आ जाएंगी। कैसे? हुकूमत ऑफर करती थी या 30% कैश अलाउंस ले लो बेसिक सैलरी का, या घर ले लो। जो लेते थे कैश अलाउंस उनका तो बेसिक सैलरी का 30% अलाउंस ऐड हो जाता था सैलरी में पूरा। जो कहते थे घर लेने, तो उनके लिए लॉ मेकर ने कहा फिर हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी की बजाय कर लो हायर ऑफ 30% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे मिलते जो घर ना मिलता। हमने कहा वो तो पहले ही 30% है, तो फिर दोनों सेम अमाउंट्स का कंपैरिजन होते, दोनों अमाउंट्स बराबर आ जाती हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हुकूमत ने किसी एम्प्लॉय को बुला के कहा यार इधर आ, तुझे देहात में घर दे रहा हूं, नहीं लेना तो पैसे ले ले इतने, और पैसे लेने के लिए तेरे पास ऑप्शन 30% है, तो फिर इन लोगों के लिए लॉ मेकर ने कहा 45% वाली लिमिट हटा के 30% ही कर दो। पहले नोट पढ़ लें, इट इज नॉट जनरल रूल, इट इज एप्लीकेबल फॉर सर्टेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली रेफर्स टू इट। लेकिन क्वेश्चन ने कभी रेफर नहीं किया इसको। वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल एट 30%। जहां हुकूमत अपने एम्प्लॉइज को कहती थी तुम्हें देहात में घर दे रहे हैं तो हाउस रेंट अलाउंस ही ले सकते हो तुम 30%। इन अबव प्रोविजन 45% विल बी रिप्लेस्ड विद 30%। अगर एम्प्लॉय घर पसंद करे, ये लिख लो, अगर एम्प्लॉय घर पसंद करे तो फिर 45% को 30% से रिप्लेस कर दें। बहरहाल यार, इट इज नेवर टेस्टेड इन एग्जामिनेशन एंड इट विल नेवर बी टेस्टेड इंशाल्लाह, तो इसलिए इसको कोई रूल नहीं बनाना। रूल वही है, अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड या 45% ऑफ बेसिक सैलरी व्हिचएवर इज हायर। लेकिन अगर हुकूमत ने कह दिया कि हम तुम्हें 30% ही कैश दे सकते हैं, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे, तो फिर 30% ऑफ बेसिक सैलरी ही लेना है, 45% बेसिक सैलरी फिर नहीं लेना। चलें जी आगे चलें। हाँ अब आइए ना चीज सही आज, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या है जी? एम्प्लॉय शेयर स्कीम मीन्स एनी एग्रीमेंट, एक ऐसा मुआहिदा है अंडर विच अ कंपनी मे इशू शेयर्स इन द कंपनी यार ये कंपनी है, ये एम्प्लॉय है, ये है सेल मैनेजर, ये है नौकर। नौकर क्या? हाँ पीटीसीएल में एम्प्लॉय है, नौकर है, 8 से 5 ड्यूटी देनी पड़ती है पीटीसीएल जाके। तो पीटीसीएल ने एम्प्लॉय को कहा मालिक बनने। एम्प्लॉय ने पूछा मालिक क्या मतलब? कहते हैं हम तुम्हें कंपनी के हिस्सा दे देते हैं, थोड़ा सा कंपनी के शेयर्स ले लो, यही होता है ना। तो जो लोग मालिक होते हैं कंपनी के, उनके पास क्या होते हैं? वो नौकरी नहीं करे होते, उनके पास क्या होते हैं? शेयर्स। तो एम्प्लॉय को कहते हैं नौकरी भी करते रहो, लेकिन अगर तुमने मालिक बनना है कंपनी का तो हम तुम्हें कुछ शेयर्स दे देते हैं। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी देते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को और बेनिफिट देता है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर भी तो दे सकते हैं, इसे कहते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम। कई दफा तो पीटीसीएल डायरेक्ट अपने नौकर को एम्प्लॉय को शेयर दे देते हैं, कई दफा बीच में एक ट्रस्टी आता है, ट्रस्टी। एम्प्लॉय कहता है यार पैसे ले लो और मुझे शेयर दो अपने, मैं भी मालिक बनना चाहता हूं। तो एम्प्लॉय पैसे जमा कराता है, पीटीसीएल अपने शेयर प्रिंटिंग मशीन से इशू करके प्रिंट करके इसको दे देती है। कई दफा एम्प्लॉय को यकीन नहीं होता कि मैं पैसे दे दूं, बाद में कंपनी मुझे शेयर ना दे तो मेरे तो पैसे डूब जाएंगे, हो सकता है नौकरी से भी मुझे निकाल दें, फिर मैं कहां रुलता फिरूंगा। तो ऐसी सूरत में पीटीसीएल और एम्प्लॉय के बीच में एक बंदा डालते हैं, जिस बंदे पे उनको एतमाद होता है। किसी अच्छे से बंदे का नाम बता दो, चलो अब्दुल सत्तार ईदी या इंजमामुल हक, जो भी नाम जहन में ले आओ, अब्दुल सत्तार ईदी भाई, अब्दुल सत्तार ईदी भाई को बीच में डालो। चलो शाहिद अफरीदी को डालो यार, शाहिद अफरीदी को हमने बीच में डाल लिया, तो दोनों जानते थे शाहिद अफरीदी को। तो अब होता यह है कि कंपनी शेयर शाहिद अफरीदी को दे देती है, शाहिद अफरीदी अपनी जिम्मेदारी पे फिर शेयर इसको ट्रांसफर करता है। तो फिर ट्रस्टी का ये तो रोल होता है कि उनसे शेयर पकड़ के इनको दे देगा, क्योंकि इस पे दोनों एतमाद कर रहे होते हैं। तो इसको बेनिफिट क्या है? वो कमीशन वगैरह दे देते हैं या कुछ हल्का फुल्का दे दिया, नहीं दिया तो वैसे फीस लीला भी कर देते हैं। तो यार शेयर इस तरह भी दे सकती है कंपनी और शेयर इस तरह भी दे सकती है, ट्रस्टी के जरिए भी। बहरहाल ये नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बात समझ आ जाएगी। पढ़ो, एम्प्लॉय शेयर स्कीम मींस एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी में इशू शेयर। शेयर इशू करने वाला कौन है? कंपनी। कंपनी इशू शेयर्स, कंपनी से पीटीसीएल। means any agreement under which a company may issue shares in the company to an employee। employee कौन है? रशीद।
अगर सवाल साइलेंट हो तो हमारी क्लास में एम्प्लॉय रशीद है बस कोई। तो कंपनी में इशू शेयर्स इन द कंपनी टू रशीद, टू एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एन एम्प्लॉय ऑफ अ जानने वाली कंपनी। कई दफा पीटीसीएल यूफोन के एम्प्लॉयज को भी अपने शेयर दे देती है। कई दफा पीटीसीएल यूफोन के एम्प्लॉयज को भी अपने शेयर दे देती है। यूफोन कौन है? पीटीसीएल की जानने वाली कंपनी, जिसमें आपने शेयर वगैरह खरीदे हो ना जिस कंपनी में, उसे अपनी एसोसिएटेड कंपनी कहते हैं। बहरहाल अगला पॉइंट पढ़ो। एम्प्लॉय शेयर स्कीम मींस एनी एग्रीमेंट अंडर व्हिच अ कंपनी इशू शेयर इन द कंपनी टू द ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट। ये लोग कई दफा ना ट्रस्ट इदारे चला रहे होते हैं, तो पहले इसको शेयर दिए जाएंगे। ऊपर से मिला के पढ़ो। कंपनी इशू शेयर इन अ कंपनी टू द ट्रस्टी। कंपनी ट्रस्टी को शेयर देगी। ट्रस्टी के साथ ब्रैकेट में लिख लो ऑफ अ ट्रस्ट। ऑफ अ ट्रस्ट को ब्रैकेट में कर लो। कंपनी इशू शेयर इन द कंपनी टू ट्रस्टी एंड द ट्रस्टी विल ट्रांसफर द शेयर टू एम्प्लॉय। तो ये मिडल मैन है। एंड द ट्रस्टी विल ट्रांसफर शेयर टू द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या उसकी जानने वाली कंपनी। इसको एग्रीमेंट कहते हैं। मींस एन एग्रीमेंट अंडर व्हिच अ कंपनी इशू शेयर, अपने एम्प्लॉय को खुद दे दे बराह रास्त। ये देखो, ये पॉइंट ए था, बराह रास्त दे दे, या पहले कंपनी ट्रस्टी को दे पॉइंट बी में, फिर ट्रस्टी आगे किसको दे? एम्प्लॉय को। अच्छा यार, एम्प्लॉय शेयर स्कीम तो बड़ा मजे का टॉपिक है। हम किन थ्योरेटिकल बहसों में पड़ गए, जो आसान सी बात थी, थ्योरी की एक बात थी। एम्प्लॉय शेयर स्कीम तो बड़ा मजे का टॉपिक है। तो यार अभी क्या करें, कल फ्रेश माइंड के साथ ही पढ़ा जा सकता है, अभी तो नहीं पढ़ा जा सकता। आज फिर टाइम को यूटिलाइज करते हैं। पास पेपर या उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, पेज डाउन भी नहीं हो रहा, वो क्या रह गया? पास पेपर में कुछ रह ही नहीं गया, क्या करना है? ये किया था क्वेश्चन 9 हो गया था। अच्छा, आसान आसान सवाल दे रहा है क्या? इसके क्या करना है यार? Wasim received an amount of 50,000 as arrear relating to 2011। ये कर लिया था सवाल? हाँ कर लिया था। अच्छा क्वेश्चन 2 पढ़ो। A nationalized bank after privatization, नेशनलाइज्ड बैंक मींस कि हुकूमत ने ओन किया हुआ था, किसी प्राइवेट लोगों ने ओन कर लिया। अनाउंस्ड अ गोल्डन हैंडशेक स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉइज, जिसमें उन्हें लंप सम इकट्ठे पैसे दिए जाएंगे एम्प्लॉइज को। हु ऑप्ट फॉर द स्कीम, डिस्कस द चार्जेबिलिटी ऑफ अमाउंट। इसमें एक तो लॉ ने ऑप्शन दी हुई है। एक ऑप्शन 1 है कि गोल्डन हैंडशेक को नॉर्मल तरीके से ट्रीट कर लें। एक लॉ वाली लिखा ना कि एवरेज रेट लगा दें 3 सालों का, ए ओवर बी। चलो यार कुछ चैप्टर 19 में कोई एक दो पॉइंट समझ लेते हैं। ऐसे को बैठे बैठे चैप्टर 19 की कोई एडजस्टमेंट कर लेते हैं। करो यार, ये क्वेश्चन 25 की एडजस्टमेंट 1 छोड़ो परे, अभी इसको रहने दो। ये करो एडजस्टमेंट 3। हमारा ईयर एंड बताओ क्या है? 30/9/2007, चैप्टर 19 का क्वेश्चन 25। मिस्टर तकी अहमद इज वर्किंग एज डायरेक्टर मार्केटिंग पिछले 20 साल से। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ हिज सैलरीज या एमुलमेंट्स आर एज अंडर। पॉइंट 3 पढ़ो। ऑन 31 जुलाई 2007 ह्यूमन रिसोर्स कमेटी ने उसको बोनस दिया सारे एम्प्लॉयज को फॉर ईयर एंडेड 30/9/2007, चैप्टर 19 क्वेश्चन 25, पेज 380। क्या करेंगे बताओ? ऑन 31 जुलाई 2007 ह्यूमन रिसोर्स कमेटी ने उसे बोनस दिया है सारे के सारे एम्प्लॉयज को फॉर द ईयर एंडेड 30/9/2007। तकी रिसीव 12 लाख एज बोनस ऑन 15 अगस्त 2007। ये क्या डेट्स हैं यार? 3 डेट्स आ रही हैं, क्या फर्क है सब में? अच्छा पहले मुझे ये बता दो, हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 30/9/2007, ठीक है। ऑन 31 जुलाई 2007, इधर देखना ऊपर, इस डेट को साल के बाद ना। ऑन 31 जुलाई 2007 एचआर कमेटी अप्रूव्ड अ बोनस फॉर ऑल एम्प्लॉइज फॉर द ईयर एंडेड 30/9/2007। ये बोनस किन लोगों को दिया जा रहा है? जिन्होंने 2007 के साल में अच्छा काम किया है। येलो लाइन देखो, इस दिन बोनस अनाउंस हुए, अगले साल दिया उन लोगों को जा रहा है जिन्होंने पिछले साल अच्छा काम किया।
और अनाउंस हुए अभी, सिर्फ अप्रूव हुए, यानी तकी को ये पैसे मिले हैं 15 अगस्त 2007 को। देखो इधर, इधर कहीं 30 जून 2007 में तकी ने अच्छा काम किया। जुलाई में एम्प्लॉयर ने खुश होके बोनस अप्रूव कर दिया। तकी ने कहा पैसे लेने हैं। 15 अगस्त को एम्प्लॉयर ने कहा ये लो पैसे। हमारे लिए सवाल में सिर्फ एक डेट रेलेवेंट है, एंड डेट इज 15 अगस्त। बोनस अगले साल मिला है, इसलिए सैलरी में ऐड नहीं होगा। हाँ, अगले साल के न्यूमेरिकल में ऐड होगा, वो हमसे मांगा नहीं इसने, तो हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये किस साल से रिलेट करता है, ये अगले साल मिला है। अच्छा, ये ना देख लेना कि ये रिलेट तो इस साल से करता है, ऐसा नहीं सोचना। सैलरी टैक्स्ड ऑन रिसीव बेसिस, हाँ वो एक ऑप्शन है एक रूल पे जाने की, लेकिन वो जब तक दोनों सालों का डेटा ना दे दे तब तक नहीं करना। ये तो एक ही साल का न्यूमेरिकल है। चलें जी, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।